अच्छा जी, सो देयर विल बी नो पार्ट बी, और कल इंशाल्लाह हम 3:30 बजे अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे नॉर्मल क्लास के बाद। कल 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 तो इस तरह कश्तियाँ जला के आनी है, कोई पता नहीं 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे क्या हो, लेकिन इट्स अप टू यू ऑब्वियसली। कुछ 3:30 से 5:30 बजे तक क्लास लेंगे, उनकी विकेट उधर ही गिर जाएगी, वो फिर घर चले जाएंगे, बाकी फिर घर बैठ के लेंगे। इट्स अप टू यू, लेकिन कल हमने कश्तियाँ जला के आना है। जैसे कभी शादी पे इनवाइट किया जाए तो आप पहुँचते ही 8:30 बजे हैं, तो हो सकता है अगर किसी शादी पे जाना हो तो 8:15 बजे पे निकल जाइएगा यहाँ से। ओके, आज पार्ट भी नहीं होगा। नहीं है, कल एक साहब मिले, कल उन साहब ने बताया कि मैं KPMG में जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक भाई मिला, उसने कहा कि CA फाइनल के मैंने 6 पेपर दिए थे, 5 पास हो गए हैं। हाँ तो है ना, वो भी तो है, पहली अटेम्प्ट थी उसकी। आमतौर पे तो वैसे लोग 2 या 3 पेपर देते हैं, लेकिन उसने 6 दे दिए, 5 पास हो गए। लोग हैं इससे, हाँ वो तो कहते हैं भाई हमारे तो फॉर्म में लाइनें लगी हुई हैं, कोई 22 साल की उम्र में क्वालिफाई कर रहा है, कोई 23 साल की उम्र में क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर आगे आ जाओ। ये टाइम पे आया करें ना, पूरी क्लास इस तरह डिस्टर्ब होती है। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, इस तरह करो तो उल्टा रख रहे हो आप। नहीं नहीं, बंद क्यों हो गया। अच्छा जी, ये किताब दो। कल जो हमने पार्ट बी में 3rd शेड्यूल किया था, उसके आखिर में 3 लाइनें रहती हैं, वो ज़रा 3 लाइनें देख लें। पेज नंबर बता दें, 3rd शेड्यूल 598। जिन्होंने कल वाला पार्ट बी नहीं भी लिया तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आज जाके अटेंड कर लीजिएगा और ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। तो ये 3 लाइनें हैं, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखने होते हैं हमारे, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, आज निकाला जाएगा क्लास से। भाई आप सबसे पहले उठो जी। हमने एक चीज़ देखी थी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखने हैं वो कौन से देखने हैं, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी हमने कहा था ना 750 एम्प्लॉयज़ हों या 250 एम्प्लॉयज़ हों, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब है, हर महीने के एंड पर आप देख लें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उस अमाउंट को 12 से डिवाइड कर दें तो ये निकल आएंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मींस एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेटेड एट मंथली बेस। हर महीने के एंड वाले एम्प्लॉयज़ को जमा करके 12 से डिवाइड कर दें। 100 एम्प्लॉयज़ पहले महीने हैं, 110 एम्प्लॉयज़ दूसरे महीने, 107 एम्प्लॉयज़ तीसरे महीने, सबको जमा करके 12 से डिवाइड कर दें तो आपके एम्प्लॉयज़ निकल आएंगे 79.2347। तो ये एक एवरेज से निकल आएगी, इसे आप यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने कहा था कि हमने सेल देखनी है, एम्प्लॉयज़ देखने हैं और कैपिटल देखना है। आ जाओ वापस पेज 598 पे। हमने कहा था हमने सेल्स देखनी है, एम्प्लॉयज़ देखने हैं और कैपिटल देखने हैं। मुझे बताएं, हमें हमारे साल की सेल, एम्प्लॉयज़ और कैपिटल शायद अभी पता ना हो, तो हमसे कोई हमारे साल में आके पूछे आप कंपनी लार्ज हैं, स्मॉल हैं, क्या हैं, तो हम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के ही बता सकते हैं ना कि हम क्या हैं। तो अगर कभी कोई हमसे पूछेगा आप कंपनी लार्ज हैं, स्मॉल हैं या मीडियम है, तो हम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के बता दिया करेंगे कि हमारा कैपिटल कितना था, एम्प्लॉयज़ कितने थे और सेल्स कितनी थी। तो क्लासिफिकेशन शेल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिनका ऑडिट हो गया है, इस साल वाली का तो ऑडिट नहीं हुआ, तो क्लासिफिक आपको कैसे पता चलेगा आप लार्ज हैं, स्मॉल हैं या मीडियम है, पिछले साल के अकाउंट्स देख के पता चलेगा। और आखिरी बात, अच्छा अब मिसाल के तौर पे आप एक फॉरेन कंपनी है, आपकी सेल मैंने कहा था 1000 बिलियन से ज्यादा है। जो जिन्होंने नई क्लास ली परेशान ना, बिल्कुल आसान सी बात है, सेल 1000 मिलियन से ज्यादा है या 1 बिलियन से ज्यादा है तो आप लार्ज हैं,
वरना मीडियम। अच्छा, द क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। क्लासिफिकेशन तब बदली जा सकती है, यानी लार्ज से स्मॉल की तरफ आना या मीडियम की तरफ आना, जब आप 2 साल डज नॉट फॉल करें अंडर द अबव क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पे एक फॉरेन कंपनी है, वो कहती है कि 2008 में मेरी सेल है 1100 मिलियन, तो बोलें ये कंपनी कौन सी है? लार्ज साइज कंपनी। 2009 में इसकी सेल हो गई 990 मिलियन। नहीं, अभी ना बदलें, 2 मुसलसल साल ऐसा होने दें, फिर आप बदल लें, क्योंकि हो सकते हैं इंशाल्लाह ये रिकवरी कर जाए। अगले साल कितनी सेल है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अगले साल इसकी सेल है 997 मिलियन। द क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2। अब 2 मुसलसल साल हो गए हैं, अब इसको बदल के क्या कह दें? क्योंकि इसमें स्मॉल साइज कंपनी कोई नहीं है, अब इसको मीडियम साइज कह दें। और मीडियम साइज कहते हुए कौन से 2 साल आप देखें? ये वाले 2 साल, हमारा साल आप डाल के देखें, मुसलसल 2 साल। अब आज के बाद मैं अपने आप को क्या कहूंगा? मीडियम साइज कंपनी। डन। तो हमारे साल के एंड से ही कहना शुरू कर दें, ये नहीं कि इस साल भी जबरदस्ती लार्ज कह दें, हमारे साल के एंड से अब कहना शुरू कर दें, क्योंकि 2 मुसलसल साल पूरे हो गए हैं। बताएं 2009 में मैंने क्यों इसको लार्ज कहा, हालांकि इसकी सेल 1000 से कम है। 2 मुसलसल साल जरा देखने दें, अगर यही हरकतें करें तो इसको मीडियम कह दें। पार्ट बी लिया था, इससे क्या फर्क पड़ता है ये लार्ज है या मीडियम है? कई शेड्यूल्स और चेंज होने होते हैं और कई IFRS, और अगर चेंज नहीं होने तो कोई मसला नहीं, कम से कम आपका नाम तो पता होना चाहिए ना आप हैं कौन। असल में जब दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो रही होंगी, इसमें हम इसको मीडियम साइज समझ के सॉल्व करेंगे। अच्छा, ओके, वापस आ जाएं कल वाले पे। अच्छा जी, हमने क्या किया? सबसे पहले थर्ड शेड्यूल, पेज लास्ट 3 पॉइंट्स पढ़ें। ओके, अब हम रिज्यूम करते हैं अपना डिस्कशन कल वाली। कल हम डिस्कशन कर रहे थे लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे लॉन्ग टर्म लोन्स में नॉन करंट एसेट वाले, यानी लोन दिया हुआ है या लिया हुआ है? नॉन करंट एसेट्स में। और उसमें हमने लोन दिया था डायरेक्टर्स को और एसोसिएट को और रिलेटेड पार्टीज को। एसोसिएट में मैंने कहा था पेरेंट सब्सिडरी वगैरह हो सकते हैं, और रिलेटेड पार्टीज में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई बड़े एग्जीक्यूटिव्स बिजनेस के जो आपके की मैनेजर्स टाइप लोग हैं। जरूरी नहीं वो 12 लाख वाले हों तनख्वाह वाले, कोई की मैनेजर्स हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन मैनेजर है वो लेके चल रहा है, तो की मैनेजमेंट स्टाफ रिलेटेड पार्टीज में आ जाता था। डायरेक्टर्स में हमने कहा था कि आपने पर्पज ऑफ लोन बताना है और आपने रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, और एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी में आपने 6 थिंग्स बतानी है या 5, 6 चीज़ें बतानी है, नाम वगैरह, कोलैटरल, टर्म्स, प्रोविजन, बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज में आपने काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। ठीक है जी, ये कौन सा पेज चल रहा था? पेज नंबर 562। इसी में कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको कहा था हम करेंगे पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। चलें जी, पेज 562 पहले निकालते हैं, फिर पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लोन दिए हुए हैं, लिए हुए हैं? दिए हुए हैं। लोन्स ग्रांटेड वाले हैं। पहले 556 निकाल लें, 562।
अच्छा भाई, पढ़ाई के लिए आए हुए हैं और पढ़ाई ही किया करें। दाएँ में फिर आप लोग कोई हरकतें करेंगे अपना भी नुकसान करेंगे, और कॉलेज वालों को पता चलती है तो फिर अगर टीचर को पता चलेगी, वैसे भी आप टीचर की बुक्स में खुद अपने आप को भी महसूस करते हैं। इसलिए पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई करें और उसी काम में अटेंटिव रहा करें, जो बात चल रही है उसी की तरफ मुतवज्जह रहा करें। अच्छा, खामोश। विद रिगार्ड टू लोन्स टू डायरेक्टर्स, आपने उनका पर्पस बताना है, रिकॉन्सिलिएशन बनानी है डायरेक्टर्स के लिए सिर्फ। और अगर आपने एसोसिएट्स को, किधर नीचे, एसोसिएट्स को या पार्टी को लोन दिया हुआ है, एसोसिएट पेरेंट सब्सिडरी, वो भाई एसोसिएट जो होती थी हमारी IS 28 वाली, रिलेटेड पार्टीज में की मैनेजमेंट, CFO, CEO, कोई की एम्प्लॉयज हमारे हैं वो, तो इनको भी आपने बताना है। इनका क्या बताना है? नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम एग्री प्रोविजन, रिटर्न ऑफ। अच्छा, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है ना, क्या सिक्योरिटी रखवाई हुई है? अच्छा, अब मोहतरम जी जी क्या नहीं राइट ऑफ करना? नहीं, कल सब नोट हमने दिया था कि सवाल में कोई प्रोविजंस और राइट ऑफ नहीं है, ये लिखा हुआ था कि यानी ना कोई राइट ऑफ किया ना हमने प्रोविजन रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब मोहतरम सवाल में निकालने लगा हूं। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 663। मंडे को इसका टेस्ट होगा फाइनल अकाउंट का, जिसमें डिस्क्लोजर्स आएंगे। अच्छा, कल तो हम क्लास में IFRS 15 करेंगे सुबह वाली में, फिर वो दोपहर वाली में 2 सवाल करने हैं फाइनल अकाउंट के। आखिरी क्लास तो मुझे खुद नहीं पता कब होगी, मेरे घर वाले भी यही पूछ रहे हैं, मेरे अंदर से मेरा दिल भी यही पूछ रहा है। हमारी तो कोशिश होती है आपको जल्दी से जल्दी फारिग कर दिया जाए, जितनी टेंशन इस वक्त हमें पड़ी है उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्या करें, जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या करें। काम लिमिटेड इट लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। चीख के पुकारा जा रहा था पहले दिन से, साथ साथ पढ़ लें, चीज़ों के पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, छोटी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, पढ़ लें साथ साथ। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम CS ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड। और जब से मैंने वो कल वाली बात सुनी है कि बच्चे ने 6 पेपर दिए, 6 में 5 पास हो गए हैं, तो उसके बाद तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगी हैं कि यू कैन डू एनीथिंग, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, और उनकी क्या दिए हुए हैं? रिकॉन्सिलिएशन दी हुई है। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस इन डिस्क्लोजर, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो जी लोन्स हो गए डायरेक्टर्स को, ये याद रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट में आइटम्स आ रहे होते हैं ना, तो ये क्लोजिंग होते हैं, ये क्लोजिंग है, यानी 31 दिसंबर 21 के। तो 31 दिसंबर 21 फॉर द ईयर एंडेड, 31 दिसंबर 21 को डायरेक्टर से हमने 89,600 लेना है, और एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज से कितना लेना है? अब ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इधर जरूरी नहीं 12 लाख वाले हों, ये कोई भी हमारे की एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, ये रिलेटेड पार्टीज होंगे, कोई ना कोई की एम्प्लॉइज होंगे। देखिए, हम एम्प्लॉइज बहुत सारों को लोन देते हैं, लेकिन हमने, एक तो हो गए हमारे कंपनी के डायरेक्टर, उनका तो पर्पस बताना है लोन का और रिकॉन्सिलिएशन। एक हो गए एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज। असल में 3 लोगों के डिस्क्लोजर देने हैं ना आप लोगों ने, एक आप लोगों ने देनी है डायरेक्टर्स के, एक एसोसिएट्स के। डायरेक्टर्स कौन है? यानी हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनमें लाइन 6-7 डायरेक्टर होते हैं। एसोसिएट्स कौन है? हमारी कोई पेरेंट्स कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी, हमारी कोई एसोसिएट कंपनी। रिलेटेड पार्टीज कौन है? रिलेटेड पार्टीज हो सकते हैं डायरेक्टर्स की बीवी हो, रिलेटेड पार्टी हो सकता है हमारे की एम्प्लॉइज हो, हमारा CFO हो, हमारा CEO हो, इनको रिलेटेड पार्टीज कहा जाता है। या हमारी कोई की मैनेजमेंट के बंदे हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉइज जो आते रहते हैं वो भी लोन लेते रहते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। और कई ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने सारे एम्प्लॉइज को लोन दे देती हैं, तुम मोटरसाइकिल खरीद लो, साइकिल खरीद लो, तुम फलां चीज कर लो, तो सारे एम्प्लॉइज के नाम देना तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि सारे एम्प्लॉइज के हम नाम देते फिरें। तो इसलिए नाम किनके बताने हैं यूजर्स को? एसोसिएट्स को अगर लोन दिया उनका नाम बताने, और अगर रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया उनका नाम बताने। अच्छा, अब जरा 1 बाय 1 कंपेयर करना शुरू करते हैं चीजों को। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, किसको? डायरेक्टर्स को। अच्छा,
एक सवाल ज़हन में आ सकता था पेपर में कि ये लोन दिया हुआ है या लिया हुआ है, ये भी एक कंफ्यूजन आ सकती है ज़हन में कि लोन रिसीवेबल वाला है या पेएबल वाला है। एक इंडिकेशन ये है सवाल में लिखा होना चाहिए था लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, यहां से पता चलता। लेकिन जो अच्छी इंडिकेशन है ना वो ये है, एक तो जब मैं लोन पेएबल आज मैंने पढ़ाना है, कल हमने लोन रिसीवेबल पढ़ा था, लोन पेएबल में कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती, लोन रिसीवेबल में रिकॉन्सिलिएशन होती है। एक छोटी सी ये इंडिकेशन थी जो डिस्क्लोजर रिवाइज करके समझ आ जाएगी। और एक और इंडिकेशन जो बड़ी थी वो ये थी कि जब लोन दिया होता है तभी कंसिडर्ड गुड समझते हैं। अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो हम नहीं कह रहे होंगे कि हमारे लिए गुड है, ये हमने वापस करना है, वो तो करना ही करना है। जो लोन दिए होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, कंसिडर्ड गुड। ठीक है, तो ये लोन रिसीवेबल वाले हैं। लोन कौन से वाले हैं, रिसीवेबल वाले हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स का लोन 89,600 और एग्जीक्यूटिव्स अंदर एम्प्लॉइज को लोन दिया हुआ 81। और रिकॉन्सिलिएशन जो आपने बनाई है, रिकॉन्सिलिएशन 88,500 प्लस 18,700 माइनस 25,300 इज इक्वल टू 81। एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज की रिकॉन्सिलिएशन बनाई है। हालांकि रिकॉन्सिलिएशन किसकी बनानी थी, डायरेक्टर्स की। एक तो डायरेक्टर्स की रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाई और डायरेक्टर्स का पर्पस नहीं बताया, तो दो मसले निकल आए। नंबर 1, वेयर लोन्स आर गिवन टू डायरेक्टर्स द पर्पस ऑफ लोन इज नॉट डिस्क्लोज्ड एंड द रिकॉन्सिलिएशन फॉर डायरेक्टर्स शोइंग ओपनिंग बैलेंस एंड एट एंड ऑफ पीरियड एंड डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट्स इज ऑल्सो नॉट शोन। ये दोनों फिक्रे लिख के ये दोनों डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया, दो गलतियां ये पकड़ी गई। अच्छा, इसके बाद अगली बात, इसकी रिकॉन्सिलिएशन बनानी थी, इसकी बना दी। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे ना वो असल में यहां आ रहे होंगे, वो डायरेक्टर नहीं है, वो रिलेटेड पार्टीज होंगे। एग्जीक्यूटिव्स अक्सर इधर फॉल करेंगे की मैनेजमेंट में। तो बड़े बड़े जो हमारे मेन एम्प्लॉइज हैं, एग्जीक्यूटिव्स जिन्हें कहा जा सकता है, जरूरी नहीं 12 लाख से ज्यादा वाले हों, ये उससे भी हाई लेवल के होंगे। कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगा, कोई और सीनियर मैनेजर होगा। की एम्प्लॉइज को हम एग्जीक्यूटिव्स लिख सकते हैं, यानी जो बड़ी पोस्ट के ऊपर है, सीईओ सीएफओ लेवल तक पहुंचे हुए हैं तकरीबन। इनको अगर आपने लोन दिया हुआ है तो ये क्या समझी जाएगी, हमारी रिलेटेड पार्टी। तो इसको एग्जीक्यूटिव को निकालकर हम क्या कहेंगे, अपनी रिलेटेड पार्टी। इस रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना है। इसमें आईकैप ने जो कंजूसी की है वो मैं बताता हूं। आईकैप ने क्या इसका नाम नहीं बताया तुमने मुझे रिलेटेड पार्टी का, डायरेक्टर की तो रिकॉन्सिलिएशन और पर्पस मिसिंग हो गया ना, और एग्जीक्यूटिव्स बन गई रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज का नाम नहीं बताया, और अगर कोलैटरल लिया तो वो नहीं बताया। टर्म्स तो बतानी चाहिए, टर्म्स तो होती हैं, टर्म्स नहीं बताई, और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं बताई। बाकी प्रोविजन और राइट ऑफ अगर आप ना भी लिखे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं। हो सकता है ना प्रोविजन और ना, तो हो सकता है इस कंपनी ने डिस्क्लोजर बनाया ना इसके प्रोविजन और ना राइट ऑफ हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका नाम ही ना हो जिसको लोन दिया। अम्मी अबू भी नाम डिसाइड कर रहे हैं, 20 साल का हो गया, अभी सोचा नहीं नाम रखेंगे इंशाल्लाह। अभी इंसान क्या बुलाते हैं, हद होगी, नाम तो होता ही है ना लोन। दूसरी बात, टर्म्स भी होती हैं लोन की। जब लोन 1 रुपया भी दें तो मुद्दत तो तय होगी। कोलेटरल जरूरी नहीं हो, कोलेटरल को भी आप स्किप कर सकते हैं, कोलेटरल जरूरी नहीं हर लोन में हो, लेकिन कोई ना कोई पूरे साल के लोन के जो कैरी डाउन होगा हर महीने का, उनमें से कोई हाईएस्ट रिसीवेबल भी होगा। तो मेरे ख्याल से नेम, टर्म्स और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड फॉर रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के लिए डिस्क्लोज होना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी में हमने खींचतान के किनको डाल दिया, एग्जीक्यूटिव्स को, सीईओ को, और बाकी छोटे मोटे जो एम्प्लॉइज हैं, अदर एम्प्लॉइज भाईजान, उनके लोन के अगर हम नाम देने लगे फिर तो वो पूरी लिस्ट बन जानी है 15 सफे की। पता नहीं कितने एम्प्लॉइज हमारे होते हैं, हजारों तो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। आखिरी एक आईकैप ने गलती की है जो मैं जिससे एग्री नहीं करता। आईकैप ने अपने सोल्यूशन में ये बात लिखी है कि ये जो 87,600 इधर आ रहा है, ये असल में ये बैलेंस इससे मैच कर रहा है, ये बैलेंस इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए ये वाला क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बनाया, ये गलती है। अब ये गलती इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा क्योंकि ये तो डिस्क्लोजर बनना ही नहीं था। तो जब इनकी रिकॉन्सिलिएशन बननी नहीं, तो बनने में अगर गलती हो गई तो मेरे ख्याल से बता के नहीं आनी चाहिए। लेकिन आईके अपने सोल्यूशन में ये लाइन भी डाली हुई है कि द क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस डज नॉट रिकंसाइल। एक बात याद रखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दीज आर क्लोजिंग रिसीवेबल्स। बोले बोले बोले, दीज आर क्लोजिंग रिसीवेबल्स। ये क्लोजिंग रिसीवेबल हैं जो कहां नजर आ रहे होते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे? एज ऑन। ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। अब रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है?
ओपनिंग रिसीवेबल प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल या डिसबर्समेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग रिसीवेबल. दिस क्लोजिंग रिसीवेबल ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. ओपनिंग प्लस न्यू लोन माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग. ये से मैच कर रहा है. लेकिन अब इसने हो सकता है डिसबर्समेंट रीपेमेंट में कोई मसला किया हो, कोई मसला हुआ हो जिसकी वजह से ये मैच नहीं कर रही. तो आप बता दें लोन पहला किसको दिया, रिलैक्स होकर डायरेक्टर के डिस्क्लोजर बताएं कितने हैं. पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन नॉट गिवन, 2 गलतियां पकड़ ली. अगला लोन किसको दिया, एग्जेक्टिव्स को. एग्जेक्टिव्स कौन है, रिलेटेड पार्टी का नाम, टर्म्स और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट. ये भी सारी बातें लिखाएंगे तो डेट वुड बी एनफ. अच्छा जी जी, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ये होती है कि अगर आपने जो है वो डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, डायरेक्टर ने सॉरी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया हुआ है, तो हर महीने के एंड पे देख लो कितने रुपए लेने हैं. कोई भी वजह बताए, लोन लेना देना चलता रहता है. सारे 12 कैरी डाउन लिख लो और 12 कैरी डाउन में से हाईएस्ट उठा लो. कौन सा क्वेश्चन है, छह सौ. With regard to loans and advances to director, the purpose for which loans were given shall be, but it is not disclosed. Reconciliation of carrying amount at beginning and at end of period. Showing disbursements and repayments shall be disclosed for directors only and not for किसी डायरेक्टर्स की बनानी होती है. तो पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन 2 बातें तो उसने लिख दी, लेकिन पूरी अंग्रेजी लिखी है उसने, बिल्कुल कंजूसी नहीं की कहीं भी. एज इट अंग्रेजी उठा के लिखना, याद करनी पड़ेगी. आगे मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट एट एंड शेल बी डिस्क्लोज्ड फॉर एग्जेक्टिव्स. द पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल शेल बी डिस्क्लोज्ड व्हेन लोन्स और एडवांसेस आर सिक्योर्ड. वो कहता है कि लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड हैं, तो आप सवाल में देख के बताएं सिक्योर्ड है, कहीं लिखा हुआ सिक्योर्ड है, कहां लिखा हुआ है, दिखाओ हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है लोन्स आर सिक्योर्ड. तो इसका मतलब है सिक्योर्ड हैं. तो फिर आप क्या बताएं, कोलेटरल भी बताएं, यानी सिक्योरिटी ली भी है. अच्छा एक और बात हम लिख सकते हैं जो यहां मिसिंग है, क्या, जल्दी बताएं. एक और पर नहीं, नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड टर्म्स. नेम दिया नहीं, लेकिन देना तो चाहिए था ना. सवाल तो कह रहे एरर निकालो, सही नोट बनाने को तो नहीं कह रहा, वरना तो डाटा भी दिया होता बाकी. तो नेम और टर्म्स भी मिसिंग है. और आखिरी गलती मैं काट रहा हूं, मेरी नजर में सही नहीं है, ये वाली गलती. पहले क्या डिसाइड करना है, ये डायरेक्टर है या, अगर है तो पर्पस, और फिर क्या डिसाइड करना है, ये रिलेटेड पार्टी है या एसोसिएट. आई क्या पंगा डालेगा, रिलेटेड पार्टी एसोसिएट क्लास नहीं लिखेगा. रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट्स की मिसालें हमें पता होनी चाहिए, पेरेंट, सब्सिडरी और वो, और रिलेटेड पार्टीज की हमें मिसालें बतानी चाहिए. उनमें से किसी का नाम आएगा तो उनके फिर ये सारे डिस्क्लोजर देने होंगे 5-6. भाई किधर जा रहे हो, अच्छा चलो जाओ, देखो सबने जाना है एक दिन. अच्छा जी, आज अब हम डिस्क्लोजर करने लगे हैं. ये मुझे पता है पेज 563 में 2-3 लाइनें रहती हैं, दिस आई नो. वापस आ जाएं. आज हम आने लगे हैं पेज 565. अल्लाह का शुक्र है बस ये 5-6 लाइनें हमारी रह गई हैं, और अगले सफ़े पे 2-3 लाइनें वो IS 1037 जैसी, उनकी टेंशन नहीं. हमारे डिस्क्लोजर्स खत्म हो रहे हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज. लायबिलिटीज कौन सी जी, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज, amount payable to associated companies and related parties shall be disclosed separately. ये नॉन करंट में क्या होगा, ये लोन कौन सा होगा, बोलें जल्दी. पेबल. अच्छा लोन ऑब्टेन्ड वाला, लोन पेबल वाला होगा. अच्छा लोन
पेएबल टू एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, ये आपने यूजर को अलग बताना होगा। नॉन करंट लोन, लोन पेएबल टू एसोसिएट एंड लोन पेएबल टू रिलेटेड पार्टी। और इसके बाद कौन सी लायबिलिटीज आ जाएंगी? करंट लायबिलिटीज। अब इन सब का एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसको अभी मैं खोल रहा हूं और आपको सवाल भी दिखाता हूं किस पेज के ऊपर है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपने क्या क्या बताना है? कितना लोन आपने जानने वालों से लिया हुआ है और कितना लोन आपने जानने वालों से लिया हुआ है। कई दफा आप अपने डायरेक्टर से भी लोन ले लेते हैं। शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। करंट लायबिलिटीज में पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, वो आपने रखे होते हैं, ये आपने पेएबल करने होते हैं एम्प्लॉइज को। असल में ये पेएबल टू एम्प्लॉइज है, तो पेएबल टू एम्प्लॉइज जब वो रिटायर होंगे, तो जब एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तो प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल के उनको देने हैं। तो असल में ये पेएबल टू एम्प्लॉइज है। पेएबल टू प्रोविडेंट फंड बड़ा टेक्निकल लफ्ज़ है और कंफ्यूज करता है। पेएबल टू एम्प्लॉइज है जब वो रिटायर होंगे। कौन से पैसे? प्रोविडेंट फंड वाले पैसे। अगर नॉन करंट है तो कोई मसला नहीं, करंट में डाल दें तो नॉन करंट में डाल दें, जिसमें मर्जी, बस वो डिस्क्लोज करना है जहां भी हो। डिपॉजिट्स, एक्रूड लायबिलिटीज एंड एडवांसेस, ठीक है जी। एक्रूड लायबिलिटीज मतलब लिखें क्या? रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, एक्रूड लायबिलिटीज, रेंट पेएबल। यूजर्स को शो कर दें। अच्छा जी, एडवांसेस की मिसाल लिखें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, छोटा सा लिखें ब्रैकेट में। होंडा ने सरासिफ से गाड़ी बेचने के लिए एडवांस पैसे लिए। होंडा ने सरासिफ से गाड़ी बेचने के लिए एडवांस पैसे लिए, गाड़ी बेचने के लिए एडवांस पैसे लिए। इसे क्या कहेंगे? ये लायबिलिटी होगी होंडा की किताबों में। हाँ, लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी। और एक्रूड लायबिलिटीज क्या होती हैं? होंडा का अपना कोई बिजली का बिल पेएबल है, रेंट पेएबल है। करंट लायबिलिटीज जो बैंक से लोन लिए वो यूजर को अलग दिखाएं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पता नहीं कौन कौन से, तो और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए वो अलग बताएं। अदर देन रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से जो लोन लिए वो ना बताएं, वो जरा नीचे बताएं। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज से जो लोन लिए वो अलग बताएं। इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स भी रिलेटेड पार्टी हैं। स्पॉन्सर जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, डायरेक्टर्स ही होते हैं ये। अलॉन्ग विद द पर्पस, वो इधर पर्पस भी आ गया, क्यों लोन लिए हमने डायरेक्टर से, एंड और वो अमाउंट्स कहां हमने यूज किए। और लोन लिया, लिया लिखें, लोन लिया, लोन लिया, ये बोला लोन लिया शेल बी क्लासिफाइड। ये लोन लिया किसका नाम है? या लोन लिया, वो लोन लिया, लोन लिया शेल बी, लोन लिया शेल बी क्लासिफाइड एज, हमने सिक्योरिटी दी हुई है या नहीं दी हुई, क्योंकि अब हमने लोन लेने वाले हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में दो बातें बता दें। किस किस से लोन लिया बताना है? एसोसिएटेड कंपनी से। और इट डजंट मीन कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बैंक लोन डिस्क्लोज नहीं करती। वो बैंक लोन डिस्क्लोज करती हैं, बट कंपनी लॉ यहां बैंक लोन मांग नहीं रहा है। डजंट मीन कि कंपनी शो ना करे। एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आप बना सकते हैं और ऑब्वियसली बैंक लोन अलग से शो करेंगे तो पता चलेगा कि जानने वालों से कितने लोन लिए हुए हैं। यहां बैंक लोन लिखने का यह मतलब नहीं है कि बैंक लोन आपने डिस्क्लोज नहीं करना, लोग करते हैं आमतौर पर ताकि यूजर्स को पता चले। The word related party is not in 5th schedule, but the word associated company is there. तो 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल क्या होता है मैंने आपको बताया था। 4th शेड्यूल लगता है लिस्टेड कंपनीज पे और बाकी सारी कंपनीज पे। अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो वो बताएगी इनसे कितना लोन लिया और इनसे कितना लोन लिया। और अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो वो ये सिर्फ ये बताएगी इनसे कितना लोन लिया। इनसे जो लोन लिया वो बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो बता दें जी किसने क्या डिस्क्लोज करना है। 4th शेड्यूल जिस कंपनी पे लगेगा वो कंपनी कौन होगी? लिस्टेड कंपनी ने 2 डिस्क्लोजर देने हैं और लिस्टेड के अलावा बाकी सारी कंपनीज ने 1 डिस्क्लोजर देना। अच्छा, फॉलोइंग, इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। फॉलोइंग आइटम्स विल आल्सो बी डिस्क्लोज्ड एज अ सेपरेट लाइंस। Payables to provident fund, deposit, accrued liabilities and advances, loans from banks, loans from related parties, and loans shall be classified as secured and
अनसिक्योर्ड। अब आप यहां पे लिख लें, अच्छा ये पेज नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 565। अब हम इसके सवाल की तरफ तो नहीं जाने लगे, एक थोड़ा सा बस फॉर्मेट सा बनाया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 607 पे नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या नजर आ रहा है? लॉन्ग टर्म। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या नजर आ रहा है? लॉन्ग टर्म लोन। इसका नोट नंबर फ्रॉम हबीब बैंक, हालांकि मांगा नहीं था इसने, फ्रॉम हबीब बैंक, फ्रॉम ये 12 मिलियन का लोन यहां नजर आने लग जाएगा। 11 जमा 1 12, 12 मिलियन, ये कैरी डाउन लोन का। अब बिला वजह नहीं कहना यहां कोई रिकॉन्सिलिएशन भी देनी है, नहीं देनी भाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस लोन बताना है आपने कितना लिया हुआ। तो ये कौन सा वाला डिस्क्लोजर हो गया? नोट 10। तो ये नोट नंबर 10 हो गया पेज 607 पे। ये मेरे से सुनते जाइएगा, तरह ये लैपटॉप एक पुराना लाया हूं मैं, तो इस वजह से मसला हो रहा था। पेज 607 नोट 10। अच्छा जी, करंट लाइबिलिटीज अब आपने इधर से नहीं देखनी, करंट लाइबिलिटीज आपने इधर से देखनी है। ये बैलेंस शीट का फेस है। करंट लाइबिलिटीज पहले मैं आपको वो दिखाने लगा हूं जो मैं नेस्ले में शो करता था, सॉरी वो, हाँ नेस्ले के बैलेंस शीट में। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में काफी सारी चीजें होती हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट नई चीजें आज पढ़ानी है, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल। हम डिविडेंड वैसे नीचे शो कर रहे थे, मुझे याद है, तो कोई नहीं, खैर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड एक और जगह हमने पढ़ा था, ये लाइन आइटम के तौर पे अलग से नजर आना चाहिए। और इसके बाद ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल। नाउ देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू आर गेटिंग। देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी। यहां में कुछ और लिखा हुआ है डिस्क्लोजर्स में और यहां कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, हम ये करेंगे इंशाल्लाह कि हम सब नोट में जाके, यानी जब नोट्स बनने लगेंगे तो नोट्स में जाके इन चीजों को बता देंगे। हम अपना करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। अब देखें जैसे आ रहा है पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, हो सकता है हम उसको ट्रेड एंड अदर पेएबल में डाल दें। फिर आगे आ रहा है डिपॉजिट एक्रूड लाइबिलिटीज एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें ट्रेड एंड अदर पेएबल में चली जाएंगी। फिर उसके बाद आ रहा है लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, ये शॉर्ट टर्म लोन्स में चले जाएंगे। फिर आ रहा है लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये शॉर्ट टर्म लोन में चले जाएंगे। तो बैलेंस शीट के फेस पे इन चीजों को घुसाना है या कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करना है? खुदा के लिए बैलेंस शीट का फेस ना बदलें। बैलेंस शीट का फेस किसी को याद है करंट लाइबिलिटीज का? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिविडेंड को नीचे बेशक लिख दें, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल। अब इन चीजों, क्रेडिटर्स तो इधर आ जाएंगे ना ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर। अच्छा, अब इन चीजों को हमने क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू। अब हम नोट 11, 12 और 13 देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन इज फ्रॉम एमसीबी, इज फ्रॉम सब्सिडरी एंड इज फ्रॉम डायरेक्टर। नोट नंबर 11 ऑन पेज नंबर 607। नोट नंबर 11 ऑन पेज 607। इंटरेस्ट ले रही हैं, शौक से लिख रहे हैं चीजें, ओके। लोन फ्रॉम बैंक्स ढूंढें। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज,
इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स एंड डायरेक्टर्स, ये रिलेटेड पार्टीज नहीं, ये तो ऐसे एसोसिएट्स हैं हमारे, तो एसोसिएट्स का अलग से मांगा नहीं, लेकिन वो भी हम दे दिया करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, एसोसिएटेड पार्टीज। और लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड, पहले की सिक्योरिटी दी हुई है, अगले दोनों की सिक्योरिटी। स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स में पर्पस और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट बतानी है। दिस लोन इज ऑब्टेन फॉर बाइंग, पर्पस और यूटिलाइजेशन की बात होगी, दिस लोन इज ऑब्टेन फॉर बाइंग न्यू सेल्स सेंटर इन लाहौर। तो पर्पस 11.1 में बताया हुआ है, पर्पस। अब होगा क्या, 4 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, ये 14 रुपए हो जाएंगे। ये 14 रुपए कहां चले जाएंगे, यहां, पहले यहां 14 निकले, 4 जमा 3 जमा 7, अच्छा जी। अब ऊपर से चलें, एक और हेडिंग पढ़ें, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। फॉलोइंग आइटम शैल बी डिस्क्लोज्ड एट सेपरेट लाइन आइटम, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट, एक्रूड लायबिलिटीज एंड एडवांसेस। अच्छा, अब मोहतरम ये आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भी एक नॉर्म चल रही है लोगों की कि ट्रेड क्रेडिटर्स को अलग अलग शो करते हैं, जानने वाले कितने क्रेडिटर्स हैं और अनजान, जैसे डेटर में हमने शो किया था। तो ये मैं कोई लिंक नहीं कर रहा क्योंकि कहीं यहां लिखा नहीं हुआ, मादरत, लेकिन ये भी एक नॉर्म चल रही है, तो इसमें अगर पेपर में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ इधर लिखने को। पेएबल फ्रॉम, ये फ्रॉम मैंने लफ्ज डाल दिया, उधर समझने में ज्यादा आसान है। प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के देने हैं, किनको, एम्प्लॉइज को। तो ये पेएबल टू प्रोविडेंट फंड आ गया, ये आपको मिलेगा नोट नंबर 12 में। अच्छा, मैंने डिपॉजिट्स का मतलब नहीं लिखवाया था, डिपॉजिट एडवांसेस एक ही टाइप की चीज है। सर आसिफ ने पैसे डिपॉजिट करा दिए कि मुझे गाड़ी बेचना, डिपॉजिट्स, एडवांसेस फ्रॉम लाइबिलिटी टू डिलीवर कार टू कस्टमर, ये जी नोट नंबर 12। एक्रूड लायबिलिटीज, रेंट पेएबल, ये मेन हेडिंग कौन सी चल रही है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। तो ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में मैं अक्सर कहता था 3 चीजें आएंगी, क्रेडिटर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एंड एक्रूड लायबिलिटीज, क्योंकि इनकी फेस पे जगह नहीं है। तो ये जो डिस्क्लोजर हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, क्या ये बैलेंस शीट के फेस पे चीजें डालनी है या बस यूजर को शो करनी है? बैलेंस शीट के फेस पे तो मैंने सारी चीजें डाली नहीं मेरे भाई, ये बैलेंस शीट का फेस है। और यहां से क्या शुरू हो गए हैं, नोट्स, यहां से क्या शुरू हो गए हैं, और ये क्या है बोले, बैलेंस शीट का फेस है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक। लोन फ्रॉम एसोसिएटेड, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये लॉन्ग टर्म में मुझे नजर आ रहे हैं। पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, ये नजर आ रहा है। डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सलासिफ, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग पर्पस, लोन्स शैल बी क्लासिफाइड एज, सो ये किसका डिस्क्लोजर है जी, लायबिलिटीज का। ये किसका डिस्क्लोजर है, इंशाल्लाह जो टेस्ट आएगा उसमें 3-4 किस्म के डिस्क्लोजर बीच बीच में से मांगे होंगे, जो मंडे को टेस्ट आएगा वहां से फिर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म लोन में उसने लिखा नहीं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, लेकिन अगर एग्जामिनर लिख दे तो लिख दें आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अच्छा जी, हमारा आखिरी अगले सफे पे आए, पेज नंबर 566। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल। होंडा की बुक्स में मैं बात कर रहा हूं, होंडा गाड़ियां बेचता नहीं है खुद दफ्तर खोल के, होंडा के अपने सेल्स ऑफिस नहीं है, ये गाड़ियां देता है डीलर्स को और डीलर्स शोरूम खोल के वहां बेचते हैं। अब होता यह है कि होंडा डिलीवर करती है इकट्ठी 50 गाड़ियां शोरूम वाले को,
और फिर 50 गाड़ियां शोरूम वाले 50 कस्टमर्स को बेचते हैं। होंडा के पास वसीम अकरम जाएगा और कहेगा मुझे डीलरशिप दे दें, तो होंडा कहेगी जी मैंने आपको 50 गाड़ियां भेजी और आप कल कल को आके कहो यार ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, कस्टमर आए नहीं, 4 चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं तो डूब जाऊंगा। तो होंडा इनसे सिक्योरिटी मांगती है पैसों में, ये करोड़ों या अरबों रुपए होते हैं। तो ये वसीम अकरम से कहेंगे 50 करोड़ रुपया हमें अपना रखवा दो, जब डीलरशिप कैंसिल होगी तब हम तुम्हें ये वापस कर देंगे। अब आपकी मर्जी है डीलरशिप लेनी है, नहीं लेनी ना लें, ठीक है। तो होंडा विल रिसीव सिक्योरिटी, विल रिसीव, हाँ जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कैश, तो फिर ना लें डीलरशिप। होंडा विल रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कैश, होंडा विल पास द एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट सिक्योरिटी डिपॉजिट। 50 मिलियन चले कर लें, 50 मिलियन रुपए किसने ले लिए। अब ये जो 50 मिलियन है इसकी मर्जी है यूज होंडा अपने बिजनेस में, ये तो बड़ा फिर रिस्की काम हो जाएगा, आप किसी की अमानत इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज इन बिजनेस। दूसरी ऑप्शन ये है केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। इस 50 रुपए को आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लें। 1 मिनट बस मुझे पढ़ लेने दीजिएगा, फिर मैं करूंगा। मुझे बताएं किसने किसको क्या बेचा। होंडा ने डीलर को गाड़ियां बेची तो नहीं, रखवाई, उसने आगे बेचनी है। तो इस डील से पहले एक डील होगी कि आप हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी रखवाएं। वो जो सिक्योरिटी रखवाना है इसको होंडा अपनी किताबों में कहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट, bifurcation of amount received as security for goods to be delivered into, ये bifurcation of amount as security deposit, ये बात छोड़ें। bifurcation of amount received as security deposit into amounts utilizable for company business and others। bifurcate करें, जो आपने अपने बिजनेस में यूज करनी है और अदर्स में बाइफरकेट करें। अमाउंट यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमाउंट यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। इसमें आप वसीम अकरम से रिटर्न एग्रीमेंट करें और इसमें सेक्शन 213 के अंदर कंपनी लॉ के जो शिक्कें लिखी हुई हैं वो डालें एग्रीमेंट में, ताकि एक सिक्योर एग्रीमेंट बने। एंड अमाउंट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट का डिस्क्लोजर दे दें, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है आपकी वसीम अकरम से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सिक्योर अमाउंट है जिसको आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो सबसे पहला डिस्क्लोजर, अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी बाइफरकेटेड इन अमाउंट्स यूज्ड इन बिजनेस एंड फॉर अदर पर्पस। अब जब ये तोड़ के 2 हिस्से कर दिए तो फिर इसके बारे में देयर शुड बी अ रिटर्न एग्रीमेंट with Wasim Akram as per the light of section 213 of company law 217। there should be no return agreement, बस अमाउंट यूजर को बता दें इतनी मैंने किस में रखी हुई है, सेपरेट बैंक अकाउंट में। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल जी, हाँ जी, ऐसी ऊपर नीचे दरमियान बंद, अच्छा बिल्कुल नीचे कर दें। आप थोड़ा सा आप आगे आओ ना, आप आगे आओ, आप पीछे चले जाओ। इधर वालों, असल में इधर हवा पड़ रही है तो इधर वालों को, अब इधर हवा आ रही है, अब आपकी तरफ नहीं आएगी। आप पढ़ो, मैं वापस भेज रहा हूं। हाँ, वो फिर अरेंजमेंट होता है कि डीलर के आप इंटरेस्ट पे करते रहें, वो अरेंजमेंट फिर हो सकता है, और इंटरेस्ट फ्री भी हो सकते हैं, यानी आप इंटरेस्ट ना दें।
ये अक्सर वैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, लेकिन हम देखें कंपनी लॉ लाने वाले ने इसको करंट लाइबिलिटीज में लिखा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये पैसे ना ऑन डिमांड वापस करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर लोग इनको शो करते रहते हैं करंट लाइबिलिटीज में कि अगला किसी भी वक्त मांग सकता है डीलरशिप कैंसिल करने के लिए, तो ये फिर किसी वजह से करंट लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं। लेकिन पेपर के अंदर अगर आएगा तो बेशक आप करंट लाइबिलिटीज में शो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो किसी भी डीलरशिप कैंसिल करा के ये पैसे वापस ले जाएगा। एग्रीमेंट में लिखा होता है ये पैसे जो मर्जी वापस ले जाना। हाँ जाहिर बात है, पहले बताएगा तो ये तो नहीं कि सुबह आके कहेगा 1 मिनट बाद पैसे चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, बाइफरकेशन, उसके बाद रिटर्न एग्रीमेंट, और उसके बाद सेपरेट बैंक अकाउंट वाले का बताएंगे। ये 3 डिस्क्लोजर, बाइफरकेशन नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। अच्छा, इधर आओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, ऊपर लिखें बाय होंडा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल बाय होंडा, फॉलोइंग शैल बी बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड के ऊपर लिखें 50, बाइफरकेशन ऑफ 50 रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट इनटू, बाइफरकेशन किसमें करें, इनटू अमाउंट्स यूज्ड फॉर बिजनेस 30 एंड अदर्स 20। अमाउंट्स यूज्ड फॉर बिजनेस कितनी है, 30, should be in accordance with the requirements of, and बाकी अमाउंट should be kept in 20। अच्छा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लिया क्यों है, फॉर कार्स टू बी, इसके बैकेंड पे कार्स डिलीवर होनी है, इस ब्रैकेट में ले लें, क्योंकि ब्रैकेट में लेंगे तो बाकी बात का रिदम बनेगा, वरना बोंगी लगेगी। तो फॉर कार्स टू बी डिलीवर्ड, इसमें इंशाल्लाह हमने गाड़ियां डिलीवर किया करनी है, ये बैकेंड पे थीम है, या हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया करनी है। अब आईकैप ने भी देखे अपने सोल्यूशन में इसको लॉन्ग टर्म यानी नॉन एनसीएल लिखे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। आईकैप ने भी इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में डाला है, करंट में भी डाल सकते हैं, नॉन करंट में भी डाल सकते हैं। इसने क्यों नॉन करंट में डाला है, देखें क्या लिखा हुआ है। ये कोई सिक्योरिटीज हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। अब ये लाइन आइटम समझेंगे तो पता चलेगा ना, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम डीलर, उसने मुझे डिपॉजिट कर दिए पैसे, तो मेरी नजर में वो क्या है, पेएबल। लिखें पेएबल, इट इज पेएबल। तो खुदा ना खास्ता ट्रायल में ये लाइन आई तो आपने यही सोचने लग जाने कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स टू डीलर्स या फ्रॉम डीलर, डीलर ने मुझे डिपॉजिट किए हैं पैसे, तो मैं क्या फील करूं, दिस रिप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम डीलर व्हिच बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री। हमने जो इसके पैसे इस्तेमाल करने हैं उस पर इसको इंटरेस्ट नहीं देना। दीज आर रीपेएबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये नॉन करंट है, जब कभी डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा पता नहीं कितने सालों बाद, तब हम ये वापस करेंगे। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। लोग तालीम हो गई, वो वाला रिटर्न एग्रीमेंट हमने किया ही नहीं, बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं, बाइफरकेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने कहा किसी का पैसा इस्तेमाल ना ही करो, बदला हो सकता है। दीज हैव बीन केप्ट इन, फिर पैसे कहां रखे होंगे, केप्ट इन, हाँ सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने के लिए भी कंपनी लॉ ने कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेकिन लॉ वाले ने कंजूसी करके यहां ये बात नहीं लिखी। सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाने के लिए भी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वो यहां नहीं लिखा हुआ था, कोई मसला नहीं। ओके, हमारे सवाल में मैंने डाल दिए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कहां, बोले करंट लाइबिलिटीज में। फेस पे तो बैलेंस शीट के आने ही आने हैं, सवाल ये करंट में आने हैं या नॉन करंट में। और मैंने नोट 12 डाले हमारे सवाल में, पेज नंबर 608, नहीं तो पेज 608 लग रहा है, पेज 608, वो एक ही नोट है सफे पे, और कितने नोट है। These security deposits received from dealer which by virtue of agreement interest free, these are payable on demand लिखा है इधर मैंने, इसलिए मैंने इनको कहां डाल दिया करंट में। एंड कैनॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और इनको किस अकाउंट में रखे हमने, और उधर कब वापस होने थे, ऑन डिमांड या जब कभी कैंसिल हो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह भाई IFRS 15 हम शुरू करने लगे हैं। ये बस 3 लाइनें पढ़ लें, IAS 37 वाली, कॉन्टिंजेंसीज एंड टेक अ ब्रॉडर व्यू हेयर, नॉट अ लिमिटेड व्यू। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, नीचे स्क्रैप भरा हुआ है, नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वो इररिलेवेंट है। हेडिंग्स
कॉन्टिंजेंसीज, आउटस्टैंडिंग गारंटीज, आउटस्टैंडिंग गारंटीज। क्या मतलब आउटस्टैंडिंग गारंटीज? हमने गारंटी दी हुई है अपनी सब्सिडरी के लोन की, लेकिन अभी उसने डिफॉल्ट नहीं किया। हमने गारंटी दी हुई है, हमारे एम्प्लॉय ने किसी से लोन लिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग गारंटीज, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर नंबर 1 स्टॉक, नहीं सॉरी वो मैंने कमिटमेंट्स लिखवाने लग गया था। कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसीज के अंदर अगली आप IAS 37 वाली डाल दें। नहीं वो नहीं, वो मैं उसमें कमिटमेंट्स में डलवाने। ये क्या बन गई? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो IAS 37 ने तो सिर्फ उसको कहा था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन हमारे कंपनी लॉ की नजर में आपकी कोई गारंटीज हैं, गारंटीज किसी की भी गारंटी आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से तो वैसे आजकल आप अपनी भी नहीं देते, किसी की देना दूर की बात है। तो अगर आपने किसी की गारंटी दी हुई है, यानी मैं कह दूं ये सारे बच्चे मरते दम तक अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, तो ये एक तरह की गारंटी देना होता है। तो गारंटी तो कंपनी ने भी आजकल देना बंद कर दी हुई है। तो गारंटीज, आउटस्टैंडिंग गारंटीज, पुरवकार जिंदगी गुजारें, जो करने आए हैं वो करें। आउटस्टैंडिंग गारंटीज और IAS 37 में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, दीज आर कॉन्टिंजेंट। अच्छा, इनके लिए लफ्ज कॉन्टिंजेंसी क्यों है? बिकॉज दे मे अराइज एज अ लायबिलिटी, कल कल को ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स वादा, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स किस किस के? स्टॉक के और फिक्स्ड एसेट। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स स्टॉक के और फिक्स्ड एसेट्स के। आपने फिक्स एसेट खरीदने का वादा कर लिया है और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, लेकिन अभी फिक्स एसेट ना पैसे दिए हैं ना आए हैं, तो कोई नहीं, यूजर को लिख के बता दें कि फिक्स एसेट इंशाल्लाह आने वाले हैं, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। और अगर आ गए हैं फिक्स एसेट तो फिर तो एसेट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसने कंजूसी करके ना सिर्फ ये लायबिलिटी टाइप कोई चीज नीचे लिखी है, इसने बाकी सारी चीजें नहीं लिखी। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी वेदर लोकल और फॉरेन, चाहे पाकिस्तान में केस चला हो चाहे बाहर के मुल्क में। द नेम ऑफ द कोर्ट, कहां कोर्ट चल रहे हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एजेंसी और अथॉरिटी इन विच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, एजेंसी और अथॉरिटी का नाम लिख लें। FBR, नैब, नैब वालों ने हमें पकड़ा हुआ है, FBR वालों ने पकड़ा हुआ है। एजेंसी और अथॉरिटी, आपने कभी सुना एजेंसी वाले उठा के ले गए? तो ये नैब और FBR वाले तो ये उठा के ले जाते हैं। और द डेट, बाइक उठा के ले गए, तुम साथ थे उसके। द डेट इंस्टीट्यूटेड, जिस दिन ये केस हुआ। प्रिंसिपल पार्टीज, कौन कौन था केस में? FBR वाले थे एक तरफ और एक तरफ हम थे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, इसको कहा जाता था IAS 37 में नेचर ऑफ इवेंट, नेचर ऑफ इवेंट। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग एंड रिलीफ सॉट, जज ने क्या फैसला सुनाया? रिलीफ सॉट, आपके लिए कोई खुशी की खबर उसमें आई या नहीं आई? रिलीफ सॉट। डिस्क्लोजर बताएं। नंबर 1 डेट, किस दिन केस शुरू हुआ। दूसरा प्रिंसिपल पार्टीज। तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ केस। चौथा रिलीफ सॉट। पांचवा नेम ऑफ कोर्ट। ये 5 चीजें बतानी। नेम, एजेंसी, नैब, आओ क्लास के बाद रहा। नैब में एक है बंदा, हाँ क्या? नेम ऑफ कोर्ट, डेट इंस्टीट्यूटेड, नहीं नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट और एजेंसी और अथॉरिटी हो जाएगा ना, तो ये छठा पॉइंट तो नहीं बनेगा। वेदर लोकल और फॉरेन अलग पॉइंट तो नहीं बनेगा। हाँ, के लोकल और फॉरेन के डिस्क्लोजर आएंगे तो अलग लगी। अच्छा जी, नाउ आई डोंट वांट टू शो यू दिस डिस्क्लोजर विच इज बना हुआ हेयर। आई वांट टू शो यू द डिस्क्लोजर in our financial statements. Well, today I am taking you to the disclosures in our financial statements. Well, let me take you to the disclosures in financial statements. And I am here to take you to the disclosures in financial statements. Current liabilities के नीचे हम एक लाइन डाला करेंगे, नाम बोलें। Contingencies and the commitments, बोलें Contingencies and the commitments। ठीक है, कॉन्टिंजेंसीज एंड, इसमें ये नहीं होगा कि बिजनेस का ओनर कहेगा कि जी मैंने जो है वो रिश्ता पसंद कर लिया है तो कमिट कराएं हम। तो आउटस्टैंडिंग मंगनी या आउटस्टैंडिंग निकाह शुड नॉट बी क्लासिफाइड हियर, दो इट इज अ कमिटमेंट बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल डील, इट इज प्योरली अ
पर्सनल डील, ओके, सो इट इज नॉट अ कमिटमेंट टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसके आगे हमेशा डैश चला करेंगे क्योंकि इन सारी चीजों की एंट्री नहीं करनी। अब हम दिलों पे हाथ रखें और नोट नंबर 9 में आ जाएं, दिल थाम लें अपने और नोट नंबर 9 में आ जाएं। पेज नंबर 586, पेज नंबर नेस्ले बाय वे ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फारग सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट नहीं ऐसे नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सुओ मोटो के, सुओ मोटो सुओ पतलो, सुओ मोटो यानी खुद उन्होंने केस किया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इन सुओ मोटो केस नंबर 26 ऑफ 2018। डेट बतानी चाहिए थी इनको, कंजूसी की डेट नहीं बताई। डेट ऑफ केस, द कंपनी इज सब्जेक्ट टू अ पोटेंशियल वाटर चार्ज ऑफ ₹1 पर लीटर, ₹1 पर लीटर कंपनी ने पैसे देने हैं। कंपनी इज कॉन्टेस्टिंग दिस डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम उनसे लड़ रहे हैं कि हमने ये ₹1 नहीं देना। तो नेम ऑफ कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, डेट इंस्टीट्यूटेड 2018, प्रिंसिपल पार्टीज हम और गवर्नमेंट ही होगी, अब कोर्ट तो नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल बेसिस, देयर वाज अ पोटेंशियल वाटर चार्ज ऑन वाटर एक्सट्रैक्शन, पानी निकालने पे कोई टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, एंड रिलीफ सॉर्ट तो अभी तक कोई मिला नहीं। नेक्स्ट, ये हो गई कॉन्टिंजेंसीज IS 37 वाली। अब मैं आने लगा हूं आउटस्टैंडिंग गारंटीज। आउटस्टैंडिंग गारंटीज 227, 200 किसी की गारंटी दी होगी कि फलां बंदा अगर लोन लेके भाग जाए तो हम, लेकिन इसकी एंट्री नहीं हुई होगी। इसकी एंट्री तब होगी जब अगला बंदा लोन लेके भाग जाएगा। अच्छा, वो ना IS 10 वाले MCQs की डिस्कशन जरूर ले लीजिएगा, आज मुझे याद कराइएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोबारा भेज दूंगा। IS 10 37 वाली जो MCQs की डिस्कशन थी उसमें IS 10 में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हमने की थी, वो मैं सब। साल के बाद हुकूमत ने कहा टैक्स रेट चेंज हो गया है, इसको हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेना है। साल से पहले हमने प्लान कर लिया कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, साल के बाद कम्युनिकेट किया कि रीस्ट्रक्चरिंग अब हम कर रहे हैं, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेने, क्योंकि प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम लायबल फील करें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने जो है वो वहां पे सीखी थी, जिसके गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है पेपर में। हाँ जी, 28 दिसंबर को प्लान किया और 2 जनवरी को अनाउंस कर दिया। तो बताएं ये 28 दिसंबर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होंगी, इसका क्या नाम रखेंगे? नॉन। कितने लोगों ने अटेंड कर ली हुई 1037 की डिस्कशन MCQs की? ओके, 1037 की MCQs की डिस्कशन है, वो आज मैं ग्रुप में इंशाल्लाह भेजूंगा। अच्छा जी, ये क्या हो गई जी? अब क्या रहेगी? कमिटमेंट्स। अब क्या रहेगी? कमिटमेंट्स। आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट के आगे लिखे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। जब आप इंपोर्ट करते हैं चीजें बाहर के मुल्क से तो एक LC खुलती है, उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। आगे लिख लें मे बी फॉर स्टॉक, मे बी फॉर स्टॉक। स्टॉक आपने बाहर के मुल्क से मंगवाया, बाहर के मुल्क से बंदे मंगवाते हैं या स्टॉक और फिक्स्ड एसेट? स्टॉक और फिक्स्ड एसेट। पहले कुछ भी नहीं लिखना था, यहां लिखना है स्टॉक बस। आउटस्टैंडिंग मे बी फॉर इंपोर्ट, मे बी फॉर इंपोर्ट, बल्कि ऑब्वियसली फॉर इंपोर्ट। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है, इंपोर्ट करनी होती हैं चीजें। ये नहीं कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं गुजरावाला से चीजें लाहौर में बैठ के। अच्छा, एंड कमिटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 3,3,4,2 का हमने स्टॉक खरीदना है और 290 के हमने क्या खरीदने हैं। इन सब की एंट्रीज क्यों नहीं हो रही? शायद ये पॉसिबल हो, ये तो वैसी ही गारंटी है और ये खरीदने का वादा है या खरीद ली है। इन सारी फिगर्स में से ऊपर कौन सी फिगर जा रही है? कोई फिगर नहीं जा रही। तो अब मोहतरम मुझे बता दें कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स किस पेज पे मैंने आपको दिखाई हैं? 586। हाँ जी, ये ऑर्डर्स हैं अभी तक। इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चन 8 में रिक्वायरमेंट है ओनली प्रिपेयर नोट ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड, तो रेनी डे के लिए ये भी नोट कर लें। मतलब ये कि कभी ना कभी ये यूज होगा, तो पास पेपर क्वेश्चन 8 के अंदर इसका एक प्रॉपर डिस्क्लोजर बना हुआ है, वो इंशाल्लाह कल मैं आपको करवाऊंगा पास पेपर क्वेश्चन 8 में, फिर कभी करेंगे।
अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, हमने ये करंट लाइबिलिटीज वाला वो जो पढ़ा था सारा, कहां पढ़ा था? पेज नंबर जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो सारा था। वो जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेएबल, एमसीबी और वो आ रहा था 60। अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ जाएगा, नोट्स देके परेशान ना हो। कुछ लोगों को पता चल गया मैं क्या पूछ रहा हूं। 607। अच्छा, इसके बाद हमने कौन सा नोट आज पढ़ा है? कॉन्टिनजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अच्छा, कॉन्टिनजेंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग गारंटीज, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर स्टॉक फॉर फिक्स्ड एसेट। पेज नंबर नहीं, पहले आप मुझे पेज बताएं जहां पे कॉन्टिजेंसी कमिटमेंट्स का नोट बना हुआ है। 586। और जहां हम सैर करने गए पेज 6। वॉक करने गए वहां पे 62 पेपर क्वेश्चन 8। फिर कभी ये डिस्क्लोजर आपके अंदर समा गए, डिस्क्लोजर आपके अंदर समा गए। आप एक डायरेक्टर्स वाला तो कल पढ़ा था, पर्पस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, और एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज वाले 6 चीजें। पास पेपर क्वेश्चन 12 अभी किया था। नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और ये सारा देखा था। और इसमें एक करंट लाइबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, डेट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट यूज्ड इन बिजनेस और केप्ट इन। हाँ रशीद, मैं भी वैसे ऐसे ही रिवाइज कर लिया करूँ ना तो बड़ा कमाल हो जाए यार। पता नहीं मैं क्यों नहीं बनाता घर में। कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ओके चलो भाई, अब आपने बनाना है दूसरा पार्ट, बनाना है।